आ जाओ बैठो। हाँ भाई सो बेटा वर्क डन का पहला फॉर्मूला एफ डॉट एस, ये कब लगाते हैं जब फोर्स क्या होगी। दूसरा फॉर्मूला डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन करके टोटल वर्क डन निकलेगा। ये कब लगाते हैं जब फोर्स क्या होगी। सही बात है। चलो एक तीसरी कैटेगरी और बता रहा हूं वर्क डन के क्वेश्चंस की। अगर मैं आपको ये कह दूं ये ग्राफ गिवन है आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, और ग्राफ कैसा गिवन है। सबसे सिंपल ग्राफ अगर ये दे दूं, ये लो, ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। कितनी फोर्स लग रही है, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और कितना चल रही बॉडी, 5 मीटर बॉडी लग गई। सिर्फ आपको ये ग्राफ दे दिया गया, आपको बोला गया ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, और नीचे लिख दिया गया फाइंड वर्क डन। बोलो कर लोगे, बोलो। नीचे बोला गया फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। देखो आपको पता है बेटा, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। और ध्यान से देखो इस ग्राफ के अंदर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये क्या बनेगा, ये इसका एरिया बनेगा। यानी कि एक नया कंसेप्ट मेरे पास और आ गया कि जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है। अरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे निकलता है, एरिया का कोई मर्जी फॉर्मूला उठा के देख लो आप चाहे रेक्टेंगल का एरिया लेके देख लो, चाहे ट्रायंगल का एरिया, चाहे स्क्वायर का एरिया। एरिया में हमेशा ना कभी कोई चीज डिवाइड नहीं होती, एरिया में हमेशा दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालने को बोले तो एरिया निकालने का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। ये कौन है फोर्स, ये कौन है डिस्प्लेसमेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो तो वर्क हो जाएगा। यानी कि मेरे पास कंसेप्ट क्या बन गया कि जो वर्क डन आएगा वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया आएगा। तो बेटा बताना कितना एरिया आ गया, बहुत आसान है, बताओ कितना एरिया आ गया। लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 5 मान लो, 100 जूल इज द वर्क डन। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो आसान सा ग्राफ था, थोड़ा सा टेढ़ा ग्राफ बनाओ, मतलब इसमें ऐसे लाइन वगैरह करके आए। अगर मैं और क्वेश्चन दूं आपको, मैं आपको कहता हूं ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, मैं कह रहा हूं पहले ग्राफ ऐसे था फिर ऐसे था, सही बात है। तो ये फोर्स है 10 न्यूटन यहां तक, और यहां तक डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, फिर है 4 मीटर। ठीक है भाई, ये ग्राफ दे दिया जाए तो भी मुझे बोला गया फाइंड वर्क डन, तो यहां पर भी मुझे बताओ वर्क डन किसके इक्वल आएगा, यहां पर भी मुझे बता दो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, ये वाला एरिया के इक्वल आ जाएगा।
अरे मैंने तो अबे हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा अभी अभी कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है। तो क्या आप ये वाला एरिया निकाल सकते हो? अब इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, ये ट्रायंगल लिख रही है आपको आदि, यहां से लेकर यहां तक ट्रायंगल लिख रही है, ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल दो और ट्रायंगल के आगे जो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया अलग निकाल दो। बात समझ आ गई? तो निकालो बेटा, इसका एरिया पहले लिखोगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस, या एक काम करो ना, यहाँ पे पॉइंट्स दे दो, ये हो गया ओ ए बी सी और ये हो गया डी। तो एरिया कैसे निकलेगा? ट्रायंगल का एरिया ए और डी ट्रायंगल, ए और डी ट्रायंगल प्लस ए बी सी डी प्लस एरिया ए बी सी डी। अब बताओ कैसे निकालोगे बेटा? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। अरे बेस कितना है? 2। अरे हाइट कितनी है? 10 प्लस, बात समझ आ गई? फिर ये रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये 10 है ये 2 है। सॉल्व कर दो, ये कट गया तो 20 प्लस 10 इट्स 30 जूल। एक तो ये तरीका है, ये आपने क्या किया, आपने आधा आधा एरिया निकाल के दोनों को जोड़ दिया। आधा एरिया ट्रायंगल का था, आधा एरिया रेक्टेंगल का था, एबीसीडी। बात समझ आ गई? तो दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपके पास, है ना? या आप ऐसे कर सकते थे, आप कहो कि हम ये आधा आधा नहीं जोड़ेंगे, हम तो एक ही बार एरिया निकालेंगे। तो आप ये स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर कैसी है? ट्रेपीजियम है ये, है ना? ये व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना? तो या तो आप ऐसे कर लो या एक और तरीके से कर सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताओ कौन सा बनता है? ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बताओ कौन कौन सी साइड पैरेलल है? देखो ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है क्या? ये कितनी है? 4, ये कितनी है? 2। तो यहाँ हो जाएगा 4 + 2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10। ये फॉर्मूला होता है बेटा ट्रेपीजियम के एरिया का। अब ये हो गया 4 + 2 6, 6/2 3, 3 × 10। इससे आना तो वही 30 जूल आना है। चाहो ऐसे कर दो, चाहो ऐसे कर दो, ठीक है? नोट द क्वेश्चन फास्ट। लो भाई, यहां पर वर्क का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, यहां पर वर्क का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक फोर्स पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा आज का तुम्हारा होमवर्क है, तुमने वर्क डन के क्वेश्चन जितने भी हैं बुक में वो सारे क्वेश्चन वर्क डन के करने हैं अभी, ठीक है? और जो भी डाउट आए बेटा वो कल पूछ सकते हो आप उससे। ऑलराइट, यस, लिसन नाउ। अगली फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स आ रही है। नेक्स्ट एक टॉपिक लिखो, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स पहले लिखो डेफिनेशन। ए फोर्स is said to be
conservative. A force is said to be conservative if a force is said to be conservative if number one, work done by or against the force does not depend upon path. Number two, work done by or against the force along closed path is zero. Okay, getting? देखो बेटा क्या डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स की। एक फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स कब बोलोगे पता है? जब उस फोर्स का वर्क या उस फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क, ये दोनों कंडीशन क्या कर दे? ओबे कर दे। उसमें पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि फोर्स के बाय वर्क या फोर्स के अगेंस्ट वर्क किस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए? पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नंबर वन कंडीशन। नंबर टू कंडीशन क्या है? फोर्स के बाय वर्क, फोर्स के अगेंस्ट वर्क, वो भी कौन से पाथ के अलोंग? क्लोज पाथ के अलोंग। वो कितना आना चाहिए? वो जीरो आना चाहिए। अगर किसी फोर्स के बाय या फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, नंबर वन, और नंबर टू वो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन कितना आ जाए? जीरो आ जाए। अगर ये दोनों कंडीशन एक फोर्स का वर्क डन ओबे कर दे तो उस फोर्स को क्या बोल देते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं। ये डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स की। एग्जांपल क्या आएंगे कंजर्वेटिव फोर्स के? एग्जांपल, सबसे पहली फोर्स जो कंजर्वेटिव होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी होती है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जो सबसे पहली फोर्स कंजर्वेटिव होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो दूसरी कंजर्वेटिव फोर्स होती है बेटा वो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको कंजर्वेटिव हम प्रूव करेंगे अभी, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको भी कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव किया जाएगा, लेकिन 12th में, क्योंकि ये फोर्स 12th में आएगी। पहला चैप्टर जो 12th का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और वहां पर हम ये क्वेश्चन करेंगे प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और वहां पर इसको प्रूव किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। आर यू गेटिंग? तो इसको प्रूव करेंगे 12th में, और इसको प्रूव करेंगे +1 में, और अभी प्रूव करेंगे। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मान के चलो क्या है? प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क किस पर डिपेंड नहीं करता? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फिर मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ के लिए आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये दोनों मैंने प्रूव कर दिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या प्रूव हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो ये नोट कर लिया हमने, ये मैं साफ कर देता हूं और बिल्कुल ऊपर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है ये, है ना। क्या टॉपिक बन गया, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, है ना। क्या टॉपिक बन गया, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो इसको सबसे पहले, इसमें सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे हम, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये सबसे पहली कंडीशन थी किसकी, कंजर्वेटिव होने की, फोर्स का कंजर्वेटिव होना। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उस फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स के बाय जो वर्क हम करेंगे बेटा वो वर्क किस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कर दो प्रूव। अब सुनो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। मान लो मैंने बोला ये ग्राउंड है, मैंने बोला ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे बॉडी पड़ी है, इसका मास है m, और मुझे इस बॉडी को लेकर जाना है कितनी हाइट पे, h हाइट पे। सही बात है। और इस बॉडी को मुझे h हाइट पे कैसे लेके जाना है, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड लेके जाना सीधा। ठीक है, एक तो ये केस है पहला। यहां मुझे वर्क निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो कितना वर्क डन आएगा, इस बॉडी को h हाइट पे ले जाने का वर्क डन कितना आएगा वो मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया अपना पहला केस। फिर मैं कहता हूं, फिर से ले लो ये ग्राउंड, मैं कहता हूं फिर से ये ग्राउंड है और यही बॉडी फिर से पड़ी है ग्राउंड पे, मास की बॉडी, और मुझे फिर से इस बॉडी को कितनी हाइट पे लेके जाना है, h हाइट पे लेके जाना है। लेकिन अब की बार h हाइट पे ले जाने का पाथ क्या है, अलग है। पिछली बार पाथ कैसा था, वर्टिकल अपवर्ड, अब की बार पाथ कैसा हो गया, इंक्लाइन। पाथ बदल दिया मैंने, हाइट नहीं बदली मैंने। यहां पर भी मैं m मास की बॉडी को h हाइट पे ही लेके जा रहा हूं और यहां पर भी मैं m मास की बॉडी को h हाइट पर ही लेके जा रहा हूं। लेकिन यहां मैं लेके जा रहा हूं वर्टिकल पाथ से, यहां मैं लेके जा रहा हूं इंक्लाइंड पाथ से। तो मैं यहां पे भी वर्क डन निकालूंगा, देखता हूं इन दोनों का वर्क डन सेम आता है कि नहीं आता। चलो ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस एक और करूंगा मैं। अब तीसरा केस एक और बताओ मैं कौन सा करूंगा। मैं कहूंगा ये ग्राउंड है और ये बॉडी पड़ी है, वही बॉडी एम मास पे पड़ी है, ग्राउंड पे पड़ी है,
और मुझे फिर से इस बॉडी को h हाइट पे लेके जाना है और अब की बार फिर से एक नए रास्ते से लेके जाना है। अब की बार रास्ता कैसा लूंगा मैं? अब की बार मैं रास्ता लूंगा सीढ़ियां। ये लो, मैं कहूंगा सीढ़ियां। कितनी सीढ़ी हैं? n। अरे वो तो मैंने 4 बनाई है ना, तुम 5 बना लो। अपन तो n के हिसाब से चलेंगे। कितनी स्टेयर्स हैं? n स्टेयर्स हैं। एक स्टेयर की हाइट कितनी है? h डैश मान लूं, और एक स्टेयर की विड्थ कितनी है? x मान लूं। स्टेयर की हाइट भी होएगी, स्टेयर की विड्थ भी होएगी, है ना। अब मुझे इस बॉडी को ऐसे 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 लेके जाना है, और लेके तो h हाइट भी जाना है। रास्ता अलग हो गया फिर से, तो क्या यहां पर भी जो वर्क डन आएगा वो उन दोनों के सेम होगा? चेक करते हैं, अब देखते हैं। ये हो गया तीसरा केस। अब एक चौथा केस और देख लो। फिर से मैं कह रहा हूं ये ग्राउंड है, वही बॉडी जिसका मास है m, और मुझे फिर से बॉडी को h हाइट पे लेके जाना है। आपकी बार रास्ता कैसा है? आपकी बार रास्ता ऐसा है, इंक्लाइन तो है बट वो फ्लैट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। इन चारों अलग अलग पाथ के लिए मैं वर्क डन निकालूंगा। कौन सी फोर्स का वर्क डन निकालूंगा मैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालूंगा, अलग अलग चारों पाथ के लिए। और अगर वो चारों का वर्क डन सेम आ गया तो मेरी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? चलो करें स्टार्ट भाई। लो सबसे पहला, सबसे आसान बताओ बेटा, बॉडी का वेट कितना है? mg। बॉडी का वेट नीचे की तरफ कितना लग रहा है? mg लग रहा है। तो मुझे ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को ऊपर उठाने के लिए? बॉडी को नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? mg। तो मुझे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा? मिनिमम तो mg लगाना पड़ेगा या mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा? तो मैं तो मिनिमम की बात करूंगा ना। तो मैंने जो मिनिमम फोर्स लगा दिया बॉडी को ऊपर उठाने के लिए, कितना लगा दिया? mg लगा दिया। और डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कितना ट्रेवल कर लिया? h ट्रेवल कर लिया। तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? F डॉट एस, क्योंकि ये कांस्टेंट है फोर्स, इसमें थोड़े ना इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ये तो सिंपल कांस्टेंट सी फोर्स है। F डॉट एस लगा दूंगा। अब बताओ F और S में एंगल कितना है? मैंने फोर्स भी ऊपर लगाई है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो दोनों में कितना एंगल हुआ? थीटा कितना हुआ? 0। cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो बेटा F डॉट एस को खोलोगे, Fs cos 0 1 हो गया। F कितना? mg। S कितना? h। तो वर्क डन कितना आ गया? mgh। और इसी वर्क डन को आप कौन सी एनर्जी बोलते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो आगे चल के। अभी ये टॉपिक खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? एनर्जी। उसमें एनर्जी सबसे पहले एनर्जी कौन सी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। फिर कौन सी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा mgh, और वो फॉर्मूला यही ऐसे ही प्रूव करूंगा मैं सेम टू सेम। अरे पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh 9th क्लास से पढ़ते आ रहे तुम लोग, तुमको ध्यान आना चाहिए। सही बात है ना? चलो आगे। चलो बेटा, पहला तो बड़ा आसान था, और दूसरा थोड़ा सा इससे मुश्किल है, तीसरा थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, चौथा थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा।
हल्का हल्का नए नए कंसेप्ट आएंगे ना सारों में, क्योंकि पाथ अलग है, लेकिन आएगा सबके अंदर वर्क कितना, mgh, है ना। तो अब यहाँ mgh निकालना है, ठीक है अभी। पहले मेरे को बताओ यहाँ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, ये है। अरे यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, h थी, क्योंकि बॉडी h के लॉन्ग तो चल रही थी। क्या बॉडी यहाँ पर h के लॉन्ग चल रही है कि इसके लॉन्ग चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होनी चाहिए कि ये होनी चाहिए बेटा। यहां से बॉडी यहां गई है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ना, इसको बोलूंगा s में। डिस्प्लेसमेंट अब की बार s बराबर h नहीं है ना। अच्छा ये वाला एंगल मैं कितना मान लूं, थीटा मान लेता हूं। अब सबसे पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को इस बॉडी को ऊपर चढ़ाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। अरे बॉडी को इंक्लाइंड सरफेस पे चढ़ाना है ऐसे, तो कितनी फोर्स मिनिमम लगानी पड़ेगी वो पता होना चाहिए ना मेरे को। आप सोच के बताओ मेरे को, अगर ये बॉडी यहां पड़ी हो, अगर ये बॉडी मान लो यहां रख दी मैंने, तो अब इसका वेट बताना कितना आएगा, mg। और ये mg के कंपोनेंट बनाने सीखे थे फिर पीछे अपन, याद करो। अगर ये बॉडी यहां पड़ी है, इसका वेट आएगा mg, तो इसका एक कंपोनेंट तो बेटा ऐसे बन जाएगा और दूसरा इसका बेटा कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा। अरे सही बात है क्या। तो अब मेरे को बताना, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। कैसे बनेगा थीटा का वाला एंगल, सोचो ये लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन आ रही है, और ये लाइन का परपेंडिकुलर बेटा ये लाइन आ रही दिख रही है आपको। तो जो एंगल दो लाइनों में होता है वही एंगल उसके परपेंडिकुलर में होता है। देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो जो एंगल दो लाइनों में वही उसके परपेंडिकुलर में, तो यहाँ पे थीटा एंगल बन जाएगा। अब mg का थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट बनता है, mg cos थीटा, यहाँ कौन सा बनता है, mg sin थीटा। यानी कि इस बॉडी को नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, mg sin थीटा। तो इस बॉडी को ऊपर खींचने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा को मिनिमम लगाना पड़ेगा मुझे। तो मुझे फोर्स पता लग गया कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को ऊपर खींचने के लिए, mg sin थीटा लगाना पड़ेगा। तो चलो अब वर्क डन निकाल दो। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, वही F डॉट S। कभी अच्छा नहीं आएगा तो मुझे तो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स का निकालना है, मुझे वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स का निकालना ही नहीं है। नहीं बात समझ में आएगा, फ्रिक्शन आने दे, लेकिन मुझे वर्क डन किसका निकालना है ये बता। क्या फ्रिक्शन का निकालना है तो मैं फ्रिक्शन क्यों लूं बीच में, नहीं बात समझ में आई। मुझे वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो बस मैं ये देखूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी डाउनवर्ड लग रही है और फिर मुझे कितना ऊपर खींचना पड़ेगा। अब तू सोच रहा है कि सर जो नेट फोर्स लगानी पड़ेगी वो तो प्लस फ्रिक्शन करके लगानी पड़ेगी, तो यहां तो मान लेंगे फ्रिक्शन नहीं आ रहा, तो ये लिख रहा हूं। अगर फ्रिक्शन आता होता तो फिर मुझे प्लस में F करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अपन क्योंकि अपने को वर्क डन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स का चाहिए, तो अपन फिर बाकी फोर्सेस नहीं लेंगे हम, ठीक। प्रैक्टिकली आएगा बट हम लेंगे नहीं। तो फोर्स mg sin थीटा कांस्टेंट है, ये भी m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, F डॉट S। अब F डॉट S खोल दो, कितना आएगा, Fs cos थीटा, थीटा बताना कितना है। अरे जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूं उसी तरफ तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है, तो यहाँ थीटा कितना है, 0। ये मत कहना सर कि थीटा 0 थोड़ा है, अरे इस थीटा की बात थोड़ा कर रहा हूं मैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल थीटा उसकी बात कर रहा हूं, तो 0 है। अरे नहीं बात समझ आई क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आगे। हाँ बेटा F और S तो 0 1 हो गया। अब F बताओ कितना है, ये ना F mg sin थीटा, इक्वल में क्या चल रहा है S, बोलो
क्या आ गया mgh? ये क्या आ गया mgh? बोलो आ जाएगा क्या mgh? कैसे आएगा बताओ mgh? अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा बताओ क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो क्या sin थीटा को h बाय s लिख दूं? s से s कट जाएगा, आ गया mgh। लिखो mg h बाय s इंटू s, s से s कट गया, तो बेटा वर्क डन कितना आ गया? mgh आ गया। लो बेटा वर्क डन कितना आ गया? mgh आ गया। हाँ भाई बोलो सही बात है क्या? क्लियर है? दूसरा भी हो गया। देखो यहां बॉडी को h हाइट पे लेके गए हो, यहां भी बॉडी को h हाइट पे लेके गए हो, पर अलग पाथ से लेके गए हो, बट वर्क डन सेम है। चलो अब इसका वर्क डन निकालते हैं। अब इसका वर्क डन निकालते हैं। मुझे बॉडी को कितनी सीढ़ियों पे चढ़ाना है? n। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एक सीढ़ी पे चढ़ाने का वर्क निकाल लेता हूं, उसको n से गुना कर दूंगा तो टोटल n सीढ़ियों का वर्क आ जाएगा, और फिर देख लूंगा कि वो mgh आता है कि नहीं आता। पहले मैं लिखता हूं वर्क डन फॉर वन स्टेयर। अब बताओ एक सीढ़ी का वर्क डन। पहले बताओ बॉडी एक सीढ़ी पे चढ़ी है, इसका क्या मतलब है? सीढ़ी पे चढ़ने का क्या मतलब होता है कि बॉडी पहले यूं गई होगी और फिर यूं गई होगी, इसी को बोलोगे सीढ़ी चढ़ना, या सिर्फ ऐसे ऐसे बनोगे? अरे सीढ़ियां ऐसे है ना बेटा, तो बॉडी एक सीढ़ी पे चढ़ गई है, क्या ये कब कहोगे कि पहले बॉडी कितनी हाइट पे जाएगी? h डैश, एक सीढ़ी की हाइट h डैश है, और फिर बॉडी फॉरवर्ड कितना जाएगी? x। तो पहले आपको h डैश ले जाने का वर्क निकालना है, फिर आपको x ले जाने का वर्क निकालना है, दोनों को जोड़ना है, वो एक सीढ़ी का वर्क बना देगा। अब मुझे बताओ बॉडी को ऊपर चढ़ाना है तो मिनिमम कितनी फोर्स चाहिए? mg। और ये फोर्स किस तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है, और शुरुआत में बॉडी जा भी कहां रही है? ऊपर। तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं देखूं तो फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, और थीटा कितना हो गया? 0। तो यहां से लेकर यहां तक वर्क कितना आएगा? फोर्स कितना? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? h डैश, और cos थीटा कितना? 0 है ना, cos थीटा 0 है, तो cos 0 1 हो जाएगा, प्लस अब मुझे बॉडी को यहां से यहां लेके जाना है, तो बताओ फोर्स कितना? mg। नहीं बात समझ में आई? अब आप ये मत सोचना कि सर इस तरफ ले जाना है तो हम तो इधर लगाएंगे ना फोर्स, तो वो तो हम लगाएंगे ना, हमारी फोर्स का थोड़ा वर्क डन निकालना है। मैंने किसका वर्क डन निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सी है? mg। तो मैं तो mg लूंगा। ये बात दिमाग में होनी चाहिए आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको मैं क्या कर रहा हूं। फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना है? x। cos थीटा कितना है? mg एरी, x एरी, थीटा कितना? 90 लिख रहा है मुझे साफ एकदम। अरे नहीं बात समझ में आई क्या? अरे मैंने जो फोर्स लगाई है mg के बराबर लगाई है, तो फोर्स जो मैंने लगाई है ऐसे, और जहां बॉडी ऐसे रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? 90, और cos 90 कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब मुझे बताओ कितना आंसर आएगा? ये तो 0 आएगा, और ये कितना आएगा? mgh डैश। ये तो एक सीढ़ी का वर्क आ गया।
तो n सीढ़ियों का बर्डन कैसे निकलेगा, गुना में n कर दूं, बताओ कितना आएगा। वर्क डन फॉर n स्टेयर्स, बेटा वो हो जाएगा mgh डैश को गुना कर देंगे बेटा किसके साथ, n के साथ। mgh डैश को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, n के साथ। समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओगे mgnh डैश कितना बनेगा। देखो ये h डैश, फिर ये भी कितना h डैश, फिर ये भी कितना h डैश, फिर ये भी कितना h डैश। अब ऐसे h डैश h डैश h डैश h डैश h डैश जोड़ते जाओ, कितनी बार जोड़ोगे, n बार, तो वो कितनी हाइट बन जाएगी, वो तो ऐसी बन जाएगी। आ गया बेटा mgh, फिर से लो, तीसरा भी आ गया mgh। समझ में आया कि नहीं आया। पेपर में ये टॉपिक आ सकता है, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये सारा करना पड़ेगा आपको, डायग्राम बना बना के ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। अब चौथा, ये चौथा मैं करवा देता हूँ mgh, लेकिन पेपर में अगर ये टॉपिक आता है तो अगर आप ये 3 भी कर दोगे ना तो भी ना, ये नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां कैसे करेंगे, यहां तो रास्ता टेढ़ा बेटा है, यहां पर मुझे mgh ला के दिखाना आपको। यहां हम कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। यहां हमारा वही पुराना तरीका, हम इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो रास्ता है ना, ये ऐसे 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 स्मॉल 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 एलिमेंट से मिलकर बना है, और उन स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में से हम एक छोटा सा एलिमेंट, ये रहा, यहां से लेकर यहां तक एक छोटा सा एलिमेंट हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इस छोटे से एलिमेंट की छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ds। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो s है, पर s के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, और उन टुकड़ों में से एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया, और एक छोटा सा जो टुकड़ा कंसीडर किया वो कितना था, वो था ds, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो ds है, क्या ये x के लॉन्ग है या y के लॉन्ग है या बीच में है, तो बीच में है। अगर कोई वेक्टर, ये वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है, अगर कोई वेक्टर x के लॉन्ग भी ना हो, y के लॉन्ग भी ना हो, बीच में हो, तो उसके क्या बन सकते हैं, कंपोनेंट बन सकते हैं। तो इसका x के अलोंग कंपोनेंट लेता हूं मैं dx, और y के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो होना तो dy चाहिए, बट मैं उसको dh मान लेता हूं। dh क्यों, क्योंकि y के अलोंग जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो h है, तो h के टुकड़ों के हिसाब से छोटा सा टुकड़ा कितना बन जाएगा, dh के रास्ते। बात समझ आ गई। अब क्या ds वेक्टर, क्या ds वेक्टर को dx i कैप प्लस dh j कैप बोल सकते हो क्या? अरे बोलो, सही बात है। अच्छा, इस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स आप लगा रहे हो वो कितनी लगा रहे हो, वो mg लगा रहे हो। तो फोर्स को भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, mg इंटू जे कैप लिखोगे, क्योंकि डायरेक्शन तो उसकी भी j वाली है, और साथ में i के लिए क्या बोल सकते हो, 0i, यानी कि फोर्स को आप क्या बोल सकते हो, 0i प्लस mg j। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया फोर्स वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वर्क डन कैसे निकलता है, हमें पता है वर्क डन होता है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds,
तो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर वर्क डन भी पहले क्या आएगा, छोटा सा ही आएगा dw। तो dw बराबर क्या लिखोगे, f डॉट ds करोगे। अब इन दोनों वेक्टर का डॉट कैसे करते हैं, डॉट करने का तरीका बता रखा है मैंने आपको। i के साथ कौन है, यहाँ पर i के साथ कौन है, दोनों गुणा कर दो। तो dx को 0 से गुणा करो, 0 आएगा, वो तो 0 आ गया, लो प्लस। अब यहाँ पे j के साथ कौन है, dh, और यहाँ j के साथ कौन है, mg। तो गुणा कर दो दोनों को बेटा, mg इंटू dh। तो यहाँ पर dw कितना आ गया, mg dh नहीं आ गया। अब ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्कडन था, तो टोटल वर्कडन कैसे निकलेगा, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर दो dw, यहाँ mg कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा dh, और ये dx का बताना कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा h, और dw का बेटा हो जाएगा w। तो w बराबर बेटा हो जाएगा mg h। फिर से आगे लो बेटा, पहला पॉइंट प्रूव हो गया। अब दूसरा पॉइंट भी प्रूव करना पड़ेगा, वो आसान है, उसमें कुछ नहीं है, इसी में है मेन प्रॉब्लम। और पेपर में अगर आ जाए तो आपको बता रहा हूँ 3 कर देना चाहिए, चौथा नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, बट मैंने करवा दिया फिर भी आपको। अब जो दूसरा पॉइंट था वो बताओ क्या था, हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालेंगे अलोंग द क्लोज पाथ, और वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, साफ कर दूं, ये पहले 3 पॉइंट साफ कर दूं क्या? यस सर। सेकंड पॉइंट लिखो, वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग क्लोज्ड पाथ इज 0। अब ये प्रूव करना है बेटा मुझे, बहुत आसान है इसको प्रूव करना। तो अभी करो प्रूव। बेटा मैं कहता हूं ये ग्राउंड है, बॉडी पड़ी है ग्राउंड पे, m मास की बॉडी है, और बॉडी पड़ी है a पॉइंट पे। इस बॉडी को लेके जाना है b पॉइंट पे। कितनी हाइट पे बॉडी को लेके जाना है, h हाइट पे बॉडी को लेके जाना है। और मेरे को बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, वो तो नीचे लग रहा होगा mg, है ना। तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएगी या बाय जाएगी, अगेंस्ट जाएगी। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है और बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि मैं लगा रहा हूं, तो मेरी फोर्स से थोड़ा मतलब है, मुझे तो इस फोर्स से मतलब है। तो यानी कि बॉडी जब A से भी जाएगी तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा, अगेंस्ट। तो लिखो पहले लिखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप बोलोगे वर्क फ्रॉम A टू B। जो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन होगा उसको क्या बोलोगे, वर्क फ्रॉम A टू B बोलोगे। और ये वर्क बताना बेटा किसके बराबर आएगा, आप कहोगे ये आएगा F डॉट S। अब बताओ F डॉट S, इसको खोल दो, Fs cos थीटा कितना है बताओ। फोर्स लग रही है नीचे, बॉडी जा रही है ऊपर, थीटा कितना 180, cos 180 कितना -1, तो माइनस Fs माइनस F कितना mg, S कितना h। तो ये लो बेटा वर्क फ्रॉम A टू B कितना आ गया, -mg आ गया।
माइनस mgs क्यों आया है? क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का निकाला है, मेरी फोर्स का नहीं निकाला। अगर मेरी फोर्स का निकाला होता तो फिर मैं यहाँ पे 0 लेता, तो वो प्लस mgh आता। ठीक है, अब बॉडी कहां से कहां चली गई है बताना। बॉडी कहां से कहां जा चुकी है? ए से बी जा चुकी है। अब बॉडी को बी से ए लाना है, तो बताओ क्या बॉडी को बी से ए लाने के लिए मुझे फोर्स लगाने की जरूरत है या अपने आप ही ग्रेविटी खींच लेगी नीचे? ए से बी ले जाना था तो मुझे फोर्स लगाने की जरूरत थी वहां पर, है ना। अब बॉडी को मुझे बी से ए लाना है, तो नीचे भी mg लग रही है और बॉडी आ भी नीचे रही है, तो अब जो वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाय होगा या अगेंस्ट होगा? बाय होगा। तो अब लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बोलोगे आप, तो इसको बोलोगे फॉर्मूला तो वही है एफ डॉट एस, खोल दो डॉट डॉट, एफ एक्स कोस थीटा कितना आएगा बताओ यहाँ पर बेटा? 0, क्योंकि बेटा फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो कोस 0 बेटा कितना हो गया? 1 हो गया। कोस 0 बेटा कितना हो गया? 1 हो गया। और बेटा f कितना हो गया? mg, और s कितना हो गया? h। तो बेटा वर्क डन फ्रॉम b टू a कितना हो गया? mgh प्लस में। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ निकाल दो, क्लोज पाथ कौन सा हो पता है? पहले a टू b देन b टू a, a से b फिर b से, क्लोज पाथ नहीं हो। तो ये वर्क डन कौन सा आएगा? ये पहले वर्क डन फ्रॉम a टू b प्लस आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम b टू a। अच्छा ये कितना था? माइनस का mgh, ये कितना था? प्लस का mgh, कट के कितना हो गया? 0 हो गया। प्रूव लो बेटा, क्या प्रूव कर दिया मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैंने प्रूव कर दिया है। टाइम क्या हुआ है? टाइम ऊपर हो गया है, इतना बोलता है बेटा। इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। कल का टाइम तुम छुट्टी नहीं मार सकते स्कूल की यार। एक दिन में क्या होता है? एक आध दिन छुट्टी मार लो यार, हैं? परसों मार रहे तो कल ना मारो, हैं? क्यों? ये शाम को लगा दूं? हाँ बता। ये छुट्टी मेरा तो मार दो सर, वो स्टेट से बोल रहे हैं छुट्टी स्टेट कौन बोल रहा है? सैलरी वगैरह का ऑप्शन इतने बच्चों में तुम्हारा थोड़ा ये दो बच्चे नहीं है बस। फोन करेंगे उससे एक दिन ही करते हैं। ये पूछा बढ़िया स्कूल है भाई। चलो कल 6:10 पे आ जाना बेटा, कल 6:10 से 7:15 तक मिलते हैं अपन, कोई इलाज नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ बेटा, आ रहा समझ में? आज कुछ दिक्कत तो नहीं आई? आ गया थोड़ा समझ में? चलो कॉपी बना ले, क्लियर कॉपी। ओके सर। क्लियर कॉपी एक ले ले, परचेज कर ले। जो 3 लेक्चर तेरे वर्क के हुए हैं वहीं से स्टार्ट कर ले, उसको लिख ले। और वो कॉपी यहीं लेके आया था, यहीं पे यहीं लिख दिया था। और घर पे जो काम करना है, जो घर पे क्वेश्चन देता हूँ वो घर से क्वेश्चन ऐसा जरूर है बुक आपके पास? हाँ बस उसी से करना है क्वेश्चन।